होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कल का जो छूटा हुआ था उसके बाद अगला नेक्स्ट चीज आज स्टार्ट करते हैं ना। तो कल हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी नंबर 6 तक, तो आज हाँ 6 से 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 आज पढ़ेंगे। तो 7 प्रॉपर्टीज क्या है? हाँ लिखते हैं चार्जेस are always reside on the surface of conductor। चार्जर और ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ना। इसका मतलब कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज रहेगा वो रिसाइड कहाँ करेगा? इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा। मान लेते इधर इधर ये सरफेस है इसका, इस सरफेस पर चार्ज क्या करेगा? रिसाइड करेगा। चार्जर रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सेवेंथ का प्रॉपर्टी नंबर 8 था चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है ना। चार्ज का ना तो उसको प्रोड्यूस किया जाता है ना तो उसको डिस्ट्रॉयड किया जाता है। वो क्या होता है कि चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसलिए चार्ज हमेशा हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रॉपर्टी नंबर 9 अब उसमें लिखवा दीजिए चार्ज इज रिलेटिव इनवेरिएंट। मतलब चार्ज हमेशा हमेशा इनवेरिएंट रहता है, मीन चार्ज डू नॉट चेंज। चार्ज डू नॉट चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का अगर मोशन हो फिर भी वो चार्ज क्या रहेगा? चेंज नहीं होता है ना। जैसे आइंस्टीन एक था, उसने एक फॉर्मूला दिया था मास के रिलेटिव में। उसने एक मास के रिलेटिव में दिया था कि mv जो रहता है, रिलेटिव मास जो रहता है, वो एब्सोल्यूट मास अपॉन में अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये बोला था कि जैसे जैसे कोई बॉडी का जो मास होता है ना वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। बॉडी का मास डिपेंड कर रहा है स्पीड के ऊपर। तो जो भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा वो हमेशा हमेशा क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा ना। तो अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखते हैं। एक्सेलरेशन रेडिएट फ्रॉम रेडियस ऑन एनर्जी, यस ऑन एनर्जी रेडियस सॉरी एक्सेलरेट रेडियस एनर्जी। ठीक है, अब इसमें नोट करने कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। नोट नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं कि अ चार्ज which is in rest, a charge which is in rest only produces electric field। जो भी चार्ज रहेगा जो हमेशा अगर रेस्ट में रहेगा तो वो हमेशा हमेशा का प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ना। जो चार्ज रेस्ट में रहेगा वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ना। नंबर 2 में था चार्ज moving with constant velocity।
constant velocity, charge moving with constant velocity produces both electric and magnetic field। मतलब अगर चार्ज मूव करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल और केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ना। ये पॉइंट काम का है सर। मूविंग यूनिफॉर्म मोशन, वही कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो होगा ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब उस जो है जो मतलब पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो जाता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी होने का मतलब इसका डायरेक्शन है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं ना। यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। कांस्टेंट का मतलब वही है, अगर वो 10 से चल रहा है तो पूरा डिस्टेंस 10 से ही चले, 5 से चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से तो 5 मीटर प्रति सेकंड से चले, मतलब एक ही स्पीड से अगर वो बढ़ता रहेगा तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ना। ऐसा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करता है, वो दोनों करेगा। जब चार्ज अगर मूविंग में रहेगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए उसमें जब हम मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं ना, फॉर्मूला है। नंबर 3 हो जाएगा एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड चार्ज produces magnetic field and also radiation, both electric field and magnetic field। Accelerated charge produces both electric field and magnetic field, also energy radiate। एनर्जी को भी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। चार्ज अगर एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड का मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब उसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा ना। हाँ, एक्सीलरेशन होता ही है, एक्सीलरेशन जो भी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन में टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मतलब अब वो ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, अगर वो जो जिस स्पीड से चल रहा है, अगर इसकी मान लो कहीं जाना है उसको, चार्ज अगर कहीं फेंका जा रहा है तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चार्ज जा रहा है, तो वो वेलोसिटी का हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो गया। एक्सीलरेटेड होने का मतलब कि चार्ज को अगर हम फेंके, कहीं चार्ज जा रहा है तो उसका स्पीड जाते हुए बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब चार्ज अगर बढ़ेगा घटेगा यानी एक्सीलरेट होगा, और जब भी स्पीड बढ़ेगा तभी क्या करेगा, एक्सीलरेशन बढ़ता है। अगर किसी भी पार्टिकल का स्पीड में चेंज हो रहा है तभी एक्सीलरेशन होगा ना। अब वो आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन में कि जो एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है, और ये क्या होता है, वेलोसिटी, ये जो भी एक्सीलरेशन है तो इसका डायरेक्शन अगर कोई पूछता है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टुवर्ड चेंज इन वेलोसिटी के, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी में मतलब ये चार्ज का ये चेंज होना है एक्सीलरेशन। हाँ, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए तो 10 तक, और आगे थोड़ा एक दो और है तो लिख देते हैं। बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। हाँ, वो एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं कि अगला था 11वां प्रॉपर्टी में रिपल्शन इज द ट्रू, repulsion is the true test of charge। repulsion is the true test of charge। किसी भी बॉडी में अगर जो चार्ज है उसका सही तरह से जब टेस्ट किया जाए तो वो सही और सही तरीका जो बताता है वो रिपल्शन होता है, इसलिए बोलते हैं रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है और ये अभी है न्यूट्रल, ये बॉडी है न्यूट्रल, इसके सामने कोई एक चार्ज ले जाती है पॉजिटिव क्यू प्लस है। अब ये चार्ज क्या करता है ना कि जैसे इस बॉडी के सामने लाते हैं
तो ये न्यूट्रल होने का मतलब ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और दोनों की संख्या बराबर है। जैसे ही इस बॉडी को, जैसे ही इस बॉडी के सामने कोई चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इस बॉडी का जो भी प्लस माइनस चार्जेज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये जो प्लस है, तो इसके कारण इधर सारा चार्ज माइनस क्रिएट कर देगा और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देगा। तो ये माइनस और प्लस के बीच में यहाँ तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसके बीच में ये रिपल्सिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। कूलम्ब लॉ आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कूलम्ब लॉ जो बताता है कि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा इसलिए फोर्स कम है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। अभी देख लो ना कि ये निगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ का फोर्स ज्यादा है और यहाँ से यहाँ का फोर्स कम है। अब इन दोनों में ये ज्यादा है, ये कम है, तो अगर माइनस करेंगे तो ये वाला ज्यादा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और इन दोनों के बीच का वैल्यू कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव ऐसे भी कर सकते हैं सर कि वो सेम साइन हो गया, तो इसीलिए उसका नहीं। देखो मैं क्या बोला कि चार्ज जो भी होता है ना, एक प्लस एक माइनस होता है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे की तरफ आता है, अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करने का मतलब कि ये डिस्टेंस कम है। कूलम्ब लॉ में अभी आगे पढ़ेंगे। कूलम्ब लॉ ये बताता है कि जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा, फोर्स उतना ही मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा फोर्स लगता होगा और ये दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने का मतलब इन दोनों के बीच के रिपल्सिव होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा है। तो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का पूरी फोर्स ज्यादा है और इन दोनों का फोर्स नजदीक है, इसलिए मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो ये वीक फोर्स हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया इन दोनों के कंपेयर में। जब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये कुछ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा मजबूत है, ये कम है। तो दोनों को और ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है, जब हम कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू ये होता है, फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये कूलम्ब लॉ बताता है। तो कूलम्ब जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। जिनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है उनमें फोर्स कम होगा, जिनके बीच का सेपरेशन कम है उनमें फोर्स ज्यादा होगा, यानी वो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए फोर्स वीक होगा। तो अब देखो कि ये वाला फोर्स, मतलब इस फोर्स का वैल्यू और इस फोर्स के वैल्यू में ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा, ये वाला वैल्यू कम आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। ये वाला वैल्यू बढ़ेगा यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिस्टेंस जितना जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इनके बीच का फोर्स घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस जैसे जैसे घटाएंगे इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। इसी तरह यहाँ एक और देखते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल है और यहाँ एक हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या करेगा, इस न्यूट्रल बॉडी के जितना पॉजिटिव चार्ज है इसको इस तरह अरेंज कर देगा और नेगेटिव चार्ज को इधर कर देगा। इसमें भी वही केस हो गया कि ये प्लस माइनस है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा आएगा और इन दोनों का फोर्स जो रहेगा वो कम आएगा। इसलिए यहाँ भी दोनों में, इसमें भी कैसा आ जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके सामने आप नेगेटिव लाओ या पॉजिटिव चार्ज लाओ, वो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। अब केस नंबर ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके बाजू में भी कोई नेगेटिव चार्ज ला दिया, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि अगर सेम टाइप का साइन रहता है चार्ज में तो वो चार्ज दूसरे चार्ज को पुश करता है, धकेलता है, मतलब रिपेल करता है। तो ये इधर रिपेल करेगा, तो ये इसको अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को इसे रिपेल करता रहेगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर एक बॉडी को कोई, एक चार्ज को कोई दूसरा चार्ज रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उस चार्ज, जो चार्ज को रिपेल कर रहा है वो चार्ज और जिसको रिपेल कर रहा है वो चार्ज, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसी तरह मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और एक और पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं इधर वाला, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जब भी चार्ज रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेम साइज में करते हैं। और तभी हमें पता चलता है रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। टेस्ट का जो भी चार्ज करना होगा वो हमें रिपल्शन से ही पता चलेगा, अट्रैक्शन से क्यों नहीं पता चला,
ये न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज लाए तो भी अट्रैक्ट करा, नेगेटिव चार्ज लाए तो भी अट्रैक्ट करा। तो इससे हमें नहीं पता चला कि बॉडी में किस तरह का टेस्ट हो रहा नहीं। और ये इससे रिपल्सन से पता चला कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब दोनों चार्ज सेम टाइम होता है। तो इसमें से एक ये चीज कंक्लूजन निकल गया कि अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल है तो उसके आजू बाजू में कोई भी चार्ज लाओ, प्लस लाओ माइनस लाओ, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये वाला कोई बॉडी रिपेल करेगा तो इसका मतलब कि सेम, हाँ, अगर दोनों का सेम साइन है, दोनों चार्ज का सेम साइन है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। ये कहानी हो गया नहीं, तो पता चलेगा क्योंकि डिस्टेंस जिसके बीच का सेपरेशन ज्यादा रहेगा, ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं, आर का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम होगा, और आर का वैल्यू जितना ही कम होगा एक उतना ही ज्यादा होगा। तो एक ही चार्ज है, इस पर जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, दोनों का सेम है। तो ये वाला चार्ज ये वाला चार्ज, क्योंकि ये वाला चार्ज दोनों बराबर है, ये वाला टोटल ये टोटल के बराबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है वही चार्ज से, मतलब ये जो चार्ज है वही चार्ज ये भी है, और साइन अलग अलग है ना। तो ये वाला चार्ज ये चार्ज के बीच का मतलब जो डिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए इन दोनों के बीच का फोर्स कम लग रहा है, और इन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ से यही डिस्टेंस है, इन दोनों का फोर्स ज्यादा हो गया नहीं। अब देखना है ये कि ये फोर्स ज्यादा, ये मतलब कम है, वीक है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग है। तो अब इन दोनों में रिजल्टेंट जब भी निकालेंगे तो ये अट्रैक्टिव का ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आर का वैल्यू घटा देंगे तो एफ का वैल्यू ज्यादा आएगा कुछ, और ये आर का वैल्यू यहाँ से हम बढ़ा दिए तो एफ का वैल्यू कुछ कम है। इसका मतलब इन दोनों का फोर्स का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज के। जब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये बड़ा वाला हो गया, ये छोटा वाला हो गया। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ एक मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो इसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग है नहीं, तो इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कोई भी अगर बॉडी न्यूट्रल है तो वो क्या करता है, हमेशा हमेशा उसके आजू बाजू में कोई भी चार्ज है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। अगर कोई भी बॉडी रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों बॉडी कितना होनी चाहिए, सेम टाइम पे होनी चाहिए ना। ये हो गया 11। और एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो बॉडी है वो चार्ज किस तरह से होता है, कितने प्रकार से बॉडी को चार्ज किया जाता है ना। तो अगला चीजें लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 12, और ये हुआ ऑन अगला बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। हाँ, बॉडी को चार्ज किस तरह से करते हैं कि ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन। अब बात करते हैं कि ये सब होता क्या है। इंडक्शन के बाद हो जाएगा थर्मल इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सब एक एक करके बात करते हैं कि बॉडी को जब चार्ज करना होगा तो फ्रिक्शन के तहत भी चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब दो बॉडी को एक दूसरे को रब किया जाता है, अब रब करो तो देखो उस बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसीलिए मान लो कि अगर कोई ये कंघी उंगी ले लो, अब उसको अपने बाल में से रब करो, और कागज के उसके सामने छोटा सा टुकड़ा ले जाओ, उसमें क्या कहता है, सड़ जाता है। यार रबिंग करने के बाद इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें आ जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाता है। हाँ, ये बॉडी चार्ज हो जाता है। जब बॉडी चार्ज होता है तभी क्या करेगा, वो न्यूट्रल बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसको हमेशा कोई पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा नहीं। तो फ्रिक्शन का मतलब जब दो बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे से तो हमें चार्ज हो जाता है। कंडक्शन तो बताइए थे कल, कंडक्शन बताए थे कि जब दो बॉडी है उसको कोई वायर से कनेक्ट कर दो, वायर से कनेक्ट करो तो ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल है।
न्यूट्रल है तो ये क्या करता है, चार्ज कर लेता है। जैसे मोबाइल फोन होता है, जब फोन डिस्चार्ज होता है तो क्या करते हैं, फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज होने के बाद हम करते हैं कि जाके वो जो हाँ मतलब मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है उसको क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लग होता है, बोर्ड होता है, उसमें लेके प्लगिंग करते हैं चार्ज को, और उसके बाद क्या होता है जो डिस्चार्ज होता है बैटरी वो चार्ज होने लगता है। तो वो कंडक्शन के थ्रू है, क्योंकि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से वायर पे कनेक्ट रहता है ना, कंडक्शन हो गया। मेन होता है कि इंडक्शन का होता है। इंडक्शन बढ़िया है, ये इंडक्शन एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे इंडक्शन को बढ़िया से। अभी मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन इंडक्शन का जनरली मतलब ये होता है कि देखो कि मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी में क्या करते हैं कि ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और इसके सामने हमने कोई चार्ज ला दिया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज लाते हैं। अब ये क्या करता है कि ये जो इसमें का जो चार्ज है ना, ये प्लस है तो क्या करेंगे अपनी तरफ, ये माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इधर प्लस वाले को रिपेल कर देगा। अब इसको ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया, ये अंदर तक चला जाएगा। अब इसको हटा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये बॉडी अब कैसा हो गया, ये बॉडी अब चार्ज हो गया, ये बॉडी अब कैसा हो गया, चार्ज हो गया ना। तो इंडक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें देखो न्यूट्रल जो बॉडी था ना, न्यूट्रल जो जैसे इस चार्ज को हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ये चार्ज हटा देंगे तो ये क्या करेगा, ये माइनस है, ये सारे क्या करेगा प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ से हम लोग जो ये किए थे ग्राउंड किए थे और इस चार्ज को यहाँ रखते थे, इस चार्ज को जैसे हम लोग इरेज करेंगे तो ये क्या करेगा, सारे के चार्ज को ये बॉडी खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये फिर न्यूट्रल का न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं तो मतलब ये करने का मतलब है कि इंडक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो चार्ज है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट on the body। उस बॉडी पर क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज करते हैं जो उस बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस बॉडी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चार्ज के अकॉर्डिंग ना। इससे आजू बाजू में जिस तरह का फील्ड रहेगा उसके हिसाब से इसमें जो चार्ज रहेगा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बॉडी को चार्ज करने का तरीका है फ्रिक्शन से करते हैं, रबिंग करके करते हैं। कंडक्टर का मतलब जब दो बॉडी को तार से जोड़ देंगे तो चार्ज हो जाएगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसके बगल में कोई चार्ज ला दो, और जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग, यानी इस चार्ज के कारण जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग ये इसको अगर अर्थिंग करेंगे तो जो जिस टाइप का चार्ज रहेगा उस तरह का उसके अपोजिट चार्ज इस बॉडी को छोड़ देगा, बाकी को ग्राउंड करने के बाद अंदर चला जाता है। ठीक है, जैसे इस चार्ज को हटाएंगे फिर ये वाला चार्ज क्या करेगा, अपने बॉडी पर आ जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब जितना चार्ज है उसी चार्ज को हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर उधर करना है ताकि ये बॉडी चार्ज हो जाए। उसके बाद होता है कि थर्मल इमिशन, मतलब जैसे किसी भी बॉडी को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद वो बॉडी चार्ज हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है और इस तरह से बॉडी को सब चार्ज किया जाता है ना। तो ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन में जो भी होगा। तो बेसिकली चार्ज का जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब इतना ही लगभग के करीब होता है चार्ज का प्रॉपर्टी 11-12 होता है ना। चार्ज का प्रॉपर्टी हाँ, ये चार्ज का मेन प्रॉपर्टी इतना ही था। अब अगला जो भी चैप्टर पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ा जाए, थोड़ा समझ लीजिए बेसिक का कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ पढ़ा जाए जी। कूलम्ब लॉ ये होता है, कूलम्ब लॉ में होता है, मान लेते ये दो चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो r है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है। तो जो कूलम्ब शब्द ने ये बताया था कि ये जो भी कूलम्ब लॉ जो भी वैलिड है
वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए ना, कूलम्ब थोड़ा जो भी वैल्यू है वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए। उसने ये बताया था कि जो कूलम्ब फोर्स होगा F इक्वल टू होता है ये ऐसे लिखते हैं F बराबर फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, R बराबर हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन दे ना, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, ये Q1 Q2 चार्ज है, उसके बीच में जो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उसने ये बताया था कूलम्ब ने कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड का जो ये प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, और यही फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जो उनके बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर में, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर ना। अब यही दोनों को मिला के उसने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, तो यहाँ से लिख देते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं K इक्वल होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जो K होता है उसको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया जाता है, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये F होता है। और ये जो भी हम लोग फोर्स कैलकुलेट किए वो वैक्यूम में, इस दोनों चार्ज को कहाँ रखा गया है वैक्यूम में, तो वैक्यूम फोर्स को हम डिनोट करते हैं F नॉट से, यानी दोनों चार्ज को हमने वैक्यूम में रखा है, तो वैक्यूम में रखने के लिए हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया वो ये आ गया। और ये जो भी फोर्स है वो किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में ना, ये कैसा है स्केलर फॉर्म, ये फोर्स कैसा है स्केलर फॉर्म में, यानी दो चार्ज के बीच का जो भी फोर्स लगेगा वो क्या करना क्या है कि उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और उनके बीच के जो सेपरेशन होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये आ गया कूलम्ब लॉ का ये फोर्स आ गया। तो ये चीजें को हम लोग ठीक है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट चेंज करना चेक करना होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ना। तो 1/4 पाई का ये ऐसा यूनिट में इसको पुट करते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ना। सर जो परमिटिविटी है तो वो जो चार्ज जाता है उसको परमिट करता है कि रुकता है? नहीं, ये एक तरह का परमिटिविटी वो काम नहीं करता है, आगे चलो इसको डिफाइन करके बताएंगे तुमको परमिटिविटी क्या समझ है। ये एक तरह का ये होता है जितना मान लो तो अभी आएगा ना आगे इस चैप्टर में कि अभी ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसमें पता चलेगा। ये हो गया। अब इसको मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म को, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी कोई भी फोर्स लिखते हैं तो वो होता है F नॉट हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जो डिस्टेंस होता है। अब ये वेक्टर फॉर्म में एक यूनिट वेक्टर लगाया जाता है, किसी भी चीज को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर में उसको हमेशा उसका डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन हमेशा कौन बताएगा यूनिट वेक्टर के अलोंग होता है। ये जो भी फोर्स लगता है इस लाइन के पैरेलल होता है, इस लाइन के अलोंग होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं आर कैप से, ये डिस्टेंस जो इसका यूनिट वेक्टर आर कैप, और आर कैप को हम लोग इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और आर कैप का जो वैल्यू होता है वेक्टर आर अपॉन में मॉड आर होता है। तो अब ये हो जाएगा F नॉट का, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर, ये आर और आर ये आर क्यू हो जाएगा इनटू वेक्टर ये F
नॉट ये आ गया मेरा वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म फॉर्म ये हो गया कौन सा वेक्टर फॉर्म में। अभी फिर थोड़ा सा जो भी है थोड़ा हम लोग इसमें इस फॉर्मूला को इधर उधर करके नए नए कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, तो इसको हमने इरेज करते हैं और बाकी लास्ट में इसका डिफिनेशन निकालेंगे कॉलम चला किसको बोलते हैं, तो थियरी अभी लिख देते हैं। तो ये इसे हटाते हैं। अब देखो इधर एक नया वाला टर्म आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर इस चार्ज को अब वैक्यूम में रखे थे, इस दोनों चार्ज को उठा के कोई मीडियम में रख देते हैं, ऑयल में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, और किसी एक मीडियम में रख देंगे ना, तो अब वो ये एप्सिलॉन नॉट लिए थे, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे, एप्सिलॉन को लेंगे ना। और यहाँ से इसके बाद एक और टर्म आता है ई आर। तो ठीक है, यहाँ फोर्स को पहले लिखते हैं, फोर्स इन मीडियम, फोर्स मीडियम। मीडियम में जो फोर्स होगा वो एफ हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपन में R। डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है, बस इस मीडियम में रख दिए, इसका जो परमिटिविटी है वो चेंज हुई है ना। अब ये आ गया, ये मान लेते हैं फोर्स मीडियम के लिए, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। अब एक टर्म आता है ई आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और या तो इसको एक और नाम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटर में आएगा कांस्टेंट, तो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना। ई आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब देखो, और ई आर का जो वैल्यू होता है वो ई आर इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम का परमिटिविटी और मीडियम का परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं ई आर, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपन में परमिटिविटी ऑफ है ना। अब यहाँ से ई आर का वैल्यू, अगर ई का वैल्यू निकालना होगा तो ई आर इंटू डी नॉट ई आर है। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, हाँ किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अगर पूछेगा तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी से और जो वैक्यूम का परमिटिविटी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ई आर रहेगा, और ई आर का वैल्यू दिया रहेगा और वैक्यूम का तो दिया ही रहता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो ई आर है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, या तो एक रहेगा या तो एक से ज्यादा रहेगा। अब जैसे मान लो कि अगर एक रहेगा तो वो क्या मान लेते हैं उसको वैक्यूम, ई आर का वैल्यू ई नॉट का वैल्यू वैक्यूम में 1 होता है ना, ई आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल कितना होता है, 1 से ज्यादा। तो अब देखो यहाँ से अगर जब हम ई आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला जो मीडियम का परमिटिविटी है और ये वैक्यूम का दोनों सेम आ जाएगा, इसका मतलब जो मीडियम है वो वैक्यूम की तरह ट्रीट करेगा, और 1 से ज्यादा रखे जाएंगे तो इसका वैक्यूम अलग अलग आता है ना। अब इसका थोड़ा सा यूज करके 2-3 फॉर्मूला देखते हैं। तो ये वाला जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा ड्राइव करके 2-3 फॉर्मूला हम लोग पूछते हैं और ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अब देखो मीडियम का जो परमिटिविटी था एक बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, और हमने ये एप्सिलॉन है और इसका हमने एप्सिलॉन का वैल्यू फाइंड किया है कि ई आर इंटू ई होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। ई को हटा के यहाँ से ये लिख दिया रिप्लेस कर दिया और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपन में R, तो ये x का वैल्यू है, ठीक है। और जो हम लोग वो पढ़े थे कि वैक्यूम में जो था एफ नॉट का वैल्यू हम लोग पढ़े थे वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R, ये था वैक्यूम का था। ये था अपना
मीडियम में, ये था अपना वैक्यूम में ना। अब इन दोनों का रेशियो करके देख लेते हैं कि मतलब क्या एक रिजल्ट बनता है। तो इन दोनों का रेशियो करते हैं और रेशियो करके एक नया वाला टर्म देखते हैं। तो इन दोनों का अगर रेशियो लगाएंगे एफ अपॉन में एफ नॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जी सर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में ये हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं कि ये Q1 Q2 R स्क्वायर ये सब तो सेम है, यहाँ तक भी सेम है। ये वो बच जाएगा, ये नोट था ना 1 अपॉन 4 का एप्सिलॉन नॉट Q2 एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम के लिए इसको हमने हटा के ये जी नोट था, जी नोट लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा ये जब बाहर निकाल लेते हैं तो ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालेंगे, ये Q1 Q2 को बाहर निकालेंगे अपॉन में R स्क्वायर। इसके अंदर बचेगा 1 अपॉन में ER बचा। और इसके नीचे से जब बाहर से निकालेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा तुम्हारा Q1 Q2 अपॉन में R। ये बचा क्या मतलब ये इसको और इसको करके कैंसिल कर दिए नहीं। तो जो मेरा फाइनल बचेगा वो कुछ इस तरह का दिया जाएगा एफ अपॉन में एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन रिलेटिव नहीं। अब इसका मतलब एफ का वैल्यू जो निकालना होगा तो एफ बराबर मीडियम का फोर्स निकालना होगा, तो एफ नॉट में क्या करेंगे एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर लेंगे। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी पता है तो रिलेटिव परमिटिविटी में क्या करेंगे, उस मीडियम का अगर फोर्स पता है, वैक्यूम का फोर्स पता है, तो वैक्यूम का फोर्स में उस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसे डिवाइड कर देंगे तो उस मीडियम का फोर्स आ जाएगा ना। इसका मतलब ये होगा, देखो इधर एफ नॉट में इसे डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा नहीं, एफ नॉट में इसको डिवाइड करने के बाद ER का वैल्यू आ रहा। इसका मतलब कि जो ये एफ है वो हमेशा एफ नॉट से छोटा होना चाहिए। जब इसे डिवाइड करेंगे तब तो ये वैल्यू आ रहा है ना। और ER का हम लोग देखें कि ER का वैल्यू 1 होता है या 1 से ज्यादा होता है। तो जब 1 या 1 से ज्यादा ये वाला वैल्यू है तो जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ छोटा ही वैल्यू आएगा, वो एफ नॉट से नहीं। इसका मतलब जो होता है एफ होता है वो लेस इक्वल होता है एफ नॉट से। तो अब देखो अगर ER का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, ER का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो जब 1 ले लेंगे तो एफ और एफ नॉट दोनों बराबर देंगे, यानी मीडियम का फोर्स और वैक्यूम का फोर्स दोनों एक ही जैसा देगा। तो जो मीडियम होगा वो ट्रीट करेंगे वैक्यूम की तरह नहीं। अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो जो मीडियम का फोर्स आएगा वो हमेशा और हमेशा छोटा आना चाहिए, किससे, जो वैक्यूम में फोर्स रहेगा उससे ना। एक कॉन्सेप्ट ये सीख लिए कि एफ बराबर एफ नॉट अपॉन में नहीं। तो अब बाकी अब कूलम्ब ला का जो फॉर्मूला है वो सारा चीजें है उसको चलो अब आगे थोड़ा सा लिखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल ऐसे करना करेंगे। ठीक है।